Hello everyone, myself Natwa Parasar. Welcome to Maths Hub. We will discuss about the chapter number 5th of the NCERT class 9, and that is Euclid's geometry. The introduction of the Euclid's geometry. ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड एक यूनानी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स, डेफिनेशंस, कुछ एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स जो हमारे लिए, हमारे मैथ की जो ज्योमेट्री की जो ब्रांच है उसके लिए और मैथ की सारी ब्रांचों के लिए बहुत सारे काम आने वाले उन्होंने डेफिनेशंस और कुछ थ्योरीज दी थी। ठीक है, उन्हीं में से कुछ एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो 5th है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कि यूक्लिड ने कौन कौन सी डेफिनेशन के बारे में, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन दी उन्होंने, लेकिन अपन कुछ एक जो अपनी बुक में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट दिया उन्होंने, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट है वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है उसका आप कह सकते हो नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ठीक है, ये है आपकी पॉइंट की डेफिनेशन। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, यानी इसका कोई पार्ट नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द पॉइंट बाय द यूक्लिड। सेकंड देखिए, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन होती है उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ नहीं होती है, ब्रेथलेस कह सकते हैं उसको। और आपको पता है जो लाइन होती है ना उसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसका मतलब लाइन की जो लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। लाइन कैन बी एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन। ओके, तो लाइन की लेंथ नहीं होती है, जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है, इन्फिनिटी लेंथ होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया है कि उसकी जो है वो कह रहा है कि ब्रेथलेस होती है। इसका मतलब उसकी मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखिए, द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट। अगर हमारे लाइन के अगर हम एंड्स की बात करें तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, वहां पे दो पॉइंट होंगे, ए और बी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। वैसे जो अगर हमारी जो लाइन का एक पार्ट अपन कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सी डी और उसकी लेंथ अगर मैंने डिसाइड किया है कि वो 5 सेंटीमीटर है, तो याद रहे ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, क्योंकि लाइन की जो लेंथ है वो तो इंडेफिनेट होती है और लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ फिक्स लेंथ। ओके, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवेंटली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आती कहां से, वो कह रहा है कि इसके ऊपर इवेंटली जो पॉइंट्स होते हैं ना उन्हीं से ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ए स्ट्रेट लाइन इज द लाइन विच लाइज इवेंटली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इन सब पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट समझिए, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अगर आप किसी सरफेस को कंसिडर करें, जैसे आप किसी पेपर को ले सकते हैं, ठीक है, बुक का जो कवर होता है उसको ले सकते हैं जिसकी ब्रेथ नहीं होती है, या यूं कहूं कि ब्रेथ को हम नेग्लिजिबल माने, तो ऊपर का जो सरफेस है ना, तो उस सरफेस में आपको केवल और केवल क्या होनी मिलेगी, आपको लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ यानी उसकी जो थिकनेस है वो नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका सरफेस कहलाता है। ठीक है, सरफेस हैज इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। पार्ट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। ये हमारे जो सरफेस है, इस सरफेस के जो एज होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, ये जो एज हैं, एजेस हैं, वो क्या होते हैं, लाइन होते हैं। ठीक है ना, लाइन का ही एक पार्ट है, वो उसमें यूज होता है तो वो क्या बन जाता है, सरफेस बन जाता है। एंड द सेवंथ एंड द लास्ट डेफिनेशन जो कि आपके बुक में मेंशन है वो क्या है, द प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवेंटली विद द स्ट्रेट लाइन ओनली। यानी कि ये जो प्लेन सरफेस की हम बात करें, पूरे सरफेस की, तो आपका जो ये जो लाइन आई थी ना वो कहां से आई थी, बहुत सारे उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं
पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। तो उन्हीं को आपको ज्वाइन करने से क्या मिली थी, लाइन करी थी। अब हम पूरी बात कर रहे हैं सरफेस की। तो याद रहे कि सरफेस जो होता है वो खुद बहुत सारी जो लाइंस होती हैं, स्प्रेड होती हैं, उन्हीं से मिलकर के आपका क्या बन जाता है, एक सरफेस बन जाता है। हम किसी कॉटन की बात कर सकते हैं, हम किसी रुमाल की बात कर सकते हैं। हैंकरचिप जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे होते हैं। उन धागों से वो क्या बन जाता है, एक सरफेस बन जाता है। तो धागे क्या है, वो स्ट्रिंग जो है वो खुद एक तरह के लाइन है, और बहुत सारी लाइंस को हम किसी कंसिडर करेंगे तो ये मिलेगा आपको सरफेस। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवेंटली विद द स्ट्रेट लाइन ओनली। वो केवल और केवल स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। तो ये हमारे पास 7 डेफिनेशन है जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखी है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बारे में, कि एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चैप्टर में यही होता है कि पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में, आप एंड तक देखिएगा, सारे आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सारे जो पोस्टुलेट्स हैं, यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और एक्सियम्स दिए थे 7, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, कुछ assumptions दिए हैं, तो उनमें से जो कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं और कुछ एक्सियम्स होते हैं, तो यूक्लिड ने उनको कैसे डिफरेंशिएट किया, क्या किस तरह से उनको बताया। तो उसके लिए देखिए, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू प्रूव, यानी कि यूक्लिड ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। दीज assumptions आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हमेशा के लिए सर्वव्यापी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। इनको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो पोस्टुलेट्स क्या है, assumptions that were specified to geometry, ये बहुत जरूरी है। यानी उन्होंने कुछ डेफिनेशन कह दे, assumptions कह दीजिए, उनको बहुत से थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज किया, लेकिन अगर उनमें से अगर स्पेसिफाई बात करें ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएंगे, पोस्टुलेट्स हो जाएंगे। और यूक्लिड ने आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 5 यानी कि 5 पोस्टुलेट्स दिए, जिनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सियम्स क्या होते हैं। तो assumptions यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स, ऐसे assumptions जिन्होंने यूक्लिड ने दिए हैं, उसको यूज कहां किया जाता है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में यूज हो रहा है उसका, उसे कहते हैं एक्सियम्स। एंड नॉट स्पेसिफिकली टू ज्योमेट्री, वो केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए नहीं बने हैं। जो ज्योमेट्री के लिए बना है, स्पेसिफाई है, वो तो हो जाएगा आपका पोस्टुलेट। और ज्योमेट्री के अलावा मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में जहां पे यूज हो रहा है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, कहीं भी ले लीजिए आप, हर जगह वो सूटेबल होता है, यूज होता है, तो वो हो जाएंगे आपके एक्सियम्स। और वो एक्सियम्स कितने हैं, 7 एक्सियम्स हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, देन स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड ने कौन कौन से आपको एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, जिनका यूज हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में उसका हम यूज करेंगे, और जो केवल स्पेसिफाई नहीं होगा ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट आपका एग्जाम्स देखिए, मैं आपको हर एक एग्जाम्स को डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अपन बात करते हैं दो थिंग्स, ए और बी, इक्वल टू द सेम थिंग, यानी ए और बी जो है वो दोनों किसी तीसरी नंबर के, किसी संख्या के बराबर हैं। मान लीजिए कोई तीसरा नंबर है, वो 20 है, 20 है, तो ए कहता है मैं भी तेरे बराबर हूं, और बी भी किसके इक्वल है, 20 के, यानी ये दोनों जो हैं वो 20 के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी से हो जाएगा, विच आर इक्वल टू वन अनदर। इसको अपन एक और एग्जांपल लेना चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हैं, ए इक्वल है किसी तीसरी थिंग के, ये वो है सी के, और आपने कहा बी भी किसके इक्वल है, सी के, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यही आपका फर्स्ट एक्सियम्स है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्सियम्स है ना, वो केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़ी है, हम पैसे के हिसाब से ले सकते हैं, हम किसी थिंग्स को काउंट कर सकते हैं,
हम बहुत सारे दूसरे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सेकंड देखिए, इफ इक्वल एडेड टू द इक्वल देन द होल आर इक्वल। इसका मतलब इक्वल इक्वल दो नंबर्स हैं, दोनों में इक्वल इक्वल ऐड कर दिया, दोनों में 20-20 ऐड कर दिया। 50-50 का मैच था, क्रिकेट का मैच कंसीडर कर लीजिए, 20-20 ओवर आपने और ऐड कर दिए, तो अब जो टोटल मैच हो गया वो कितने का हो गया? 70 का। ये भी मैच कितना हुआ? 70 का। तो आपने क्या कहा? इक्वल दोनों हैं, इक्वल दोनों में ऐड किए तो वोल जो बना है वो भी कैसा है? इक्वल है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ना। तीसरा देखिए आप, थर्ड पॉइंट, इफ थर्ड एक्सियोम्स, इफ इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है कि 50 ओवर का मैच था, अचानक से बारिश आ गई तो 20 ओवर कम कर दिए, अंपायर ने डिसीजन लिया कि मैच को थोड़ा कम किया जाए, 30 ओवर कम कर दिए जाए दोनों ही मैचों में। तो क्या हो गया? ये बन गया 20-20 का मैच, तो ये भी क्या बन गया? 20-20, यानी T20 बना दिए दोनों तरफ। तो क्या हुआ? इक्वल थे, इक्वल दोनों में सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हुआ? जो रिमाइंडर बचा है वो भी क्या है? इक्वल, यानी ये भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। ये है यूक्लिड का फोर्थ एक्सियोम्स, सॉरी थर्ड एक्सियोम्स। याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है यहां से डेफिनेटली आता है पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स से रिलेटेड। एनसीईआरटी की बात करें, चाहे आरबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे अपने सीबीएसई बोर्ड की, क्वेश्चन क्या आता है? पोस्टुलेट का तो आपको पूछा जाएगा, राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ द यूक्लिड, या इसका फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत जरूरी है, वो पूछा जाता है डायरेक्ट। और या आपके एक्सियोम्स के बारे में पूछा जाता है कि राइट एनी 4 एक्सियोम्स ऑफ द यूक्लिड, एनी 3 एनी 2 कुछ भी आ सकता है। फोर्थ एक्सियोम देखिए, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हो गया? ये जैसे कोई लेंथ है, ठीक है, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर की मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, एक और लाइन सेगमेंट है वो भी कितना आपका? 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं दोनों ही क्या कर सकते हैं? कोइंसाइड कर सकते हैं, यानी कि आपने एक के ऊपर एक रख दिया तो वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर, जो एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं, इक्वल भी होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, वन अनदर। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत आसान है, ये देखिए 50 ओवर का मैच था, इसमें 30 ओवर तक रोहित शर्मा ने बैटिंग की, ओपनिंग आया 30 ओवर तक करता गया, उसके बाद रोहित शर्मा आउट हुआ तो थर्ड डाउन आपका विराट कोहली आ गया, उसने कितने ओवर तक बैटिंग करी? 20 ओवर तक, हो गया ना आपका टोटल 50। तो क्या हुआ? इस 50 ओवर के आपने दो पार्ट कर दिए, एक 30 और एक 20। तो 30 और 20 जो पार्ट है वो छोटे हैं, किससे छोटे हैं? वोल से, और या वोल कह दें वो क्या है? बड़ा है, तो पार्ट से। तो वोल जो होता है ना, वो तो हमेशा अपने दोनों पार्ट से क्या होता है? बड़ा ही होता है। द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग विच आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन है आर, पी ले लीजिए, पी पर्सन, ठीक है, और एक क्यू है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी एक आपने सी कंसीडर कर लिया, वो है मान लीजिए 20। तो ये जो पी है ना, वो इस 20 का डबल है, यानी कितना हो गया? 40। ये जो क्यू है ना, ये भी क्या कहता है? मैं भी 20 का डबल हूं, तो ये भी कितना हो गया? 40। तो ये पी और क्यू दोनों कितने हो गए? 40। ये दोनों कैसे हैं आपस में? इक्वल हैं। यही तो वह बात बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, किसी सेम थिंग का मैं डबल हूं तो ये भी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इसका सेवंथ पार्ट देखिए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। अब अगर हम बात करते हैं डबल के अलावा हाफ की, तो वो भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कोई एक नंबर है सी और मान लीजिए उसकी वैल्यू है 40, ठीक है, तो पी ने कहा मैं सी का हाफ हूं, तो 40 का हाफ कितना हो गया? 20 हो गया। एक पर्सन और है क्यू, उसने कहा मैं भी इस 40 का हाफ हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा? यानी पी और क्यू जो है ना, दोनों एक ही थिंग,
एक ही चीज 40 के हाफ है, तो दोनों ही आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पी और क्यू आपस में इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से आया, एकदम बढ़िया से मिला लेना, याद कर लेना, और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से अच्छे से अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल देके आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन पोस्टुलेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, यूक्लिड के एक्सियोम्स के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस कर लिया कि 7 एक्सियोम्स क्या होते हैं, और मैथमेटिक्स की ऑल ओवर सारी ब्रांचेज में अपन कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अपन अब डिस्कस करेंगे कि पोस्टुलेट्स यानी यूक्लिड के वो एजम्पशंस जिनको कहाँ यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली किसके लिए, केवल ज्योमेट्री में। हम ज्योमेट्री के अलावा दूसरी जगह यूज नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पोस्टुलेट्स। देखिए, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, यहां इस पॉइंट से आपको पता ही है मेनी एन इन्फिनिटी लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर तो बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती है, ड्रॉ की जा सकती है, इस पर भी बहुत सारी लाइंस है वो ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की बात करूं, इन दोनों के बीच की बात करें तो आपको पता है देयर विल बी ओनली अ सिंगल एंड यूनिक लाइन, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन, या यूं कह सकता हूं यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में केवल और एक की लाइन। ये क्या है, यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट्स है। सेकंड देखिए, समझ में आ गया अच्छे से? सेकंड देखिए, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। आपको पता ही है लाइन की तो वैसे ही लेंथ क्या होती है, इंडेफिनिट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या होती है, इंडेफिनिट होती है, फिक्स नहीं होती है। तो इसका मतलब है इसके जो एंड पॉइंट्स भी नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट्स है, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली इन द बोथ डायरेक्शंस। ठीक है ना, साथ कह सकते हैं, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस। थर्ड देखिए, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस। ये तो हमें पता है कैसे। देखिए, अगर आपने कोई पॉइंट को फिक्स कर लिया, उसने कहा एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस, यानी कि आपका पॉइंट फिक्स है, उसके बाद आपने मान लीजिए उस कंपास को थोड़ा सा ओपन करके रेडियस भी क्या कर ली, फिक्स कर ली। सपोज कीजिए ये हमारा पॉइंट है और हमारी इतनी रेडियस है, तो आपने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब बताइए भाई, ये इसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, ये इसकी रेडियस आ गई, फिक्स है रेडियस, पॉइंट भी फिक्स है। अब पॉइंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए, रेडियस को भी चेंज नहीं करना है। फिर से आप सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो इस प्रकार आप ऊपर बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सारे सारे क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि वो सर्कल क्या होगा, एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ये कह सकते हैं कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस। उसके बाद अगर आपको सर्कल दूसरा चाहिए तो या तो आपको पॉइंट चेंज करना होगा और या उसकी रेडियस भी क्या चेंज करनी होगी। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। हमारे राइट एंगल्स जो होते हैं ना, यहां लिख देते हैं कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री। अगर मैं राइट एंगल थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि जितने भी राइट एंगल्स होंगे तो डेफिनेट है उनका जो एंगल है, मेजरमेंट है, थीटा है, वो कितना होगा, 90 ही हो सकता है, तभी तो वो राइट एंगल्स होंगे। इसलिए कहते हैं कि ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है। और आपका फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ना, तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। व्हाट इज फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वहां से अपन को क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आप ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक लाइन, ऑब्लिक लाइन आपको उसको कट कर रही है, दोनों लाइंस को कट कर रही है। तो आपको पता है, तो इनके ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अंदर वाले इंटीरियर एंगल। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब आप क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल इस लाइन के एक साइड में बन रहे हैं 1 2 और इस साइड बन रहे हैं 1 3 और 4। तो आप क्या कह सकते हैं
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक तरफ क्या होगा 180 से छोटा होगा और दूसरी तरफ क्या होगा 180 से बड़ा होगा। ठीक है ना। एक बढ़िया एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको साथ साथ में, जैसे कि अपना कुछ ऐसे लाइन है। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है वो आपका 100 डिग्री है, तो यहां पर आपको पता ही है ना स्ट्रेट लाइन है, तो वहां 180 बनेगा, तो ये 80 आ गया। और ये वाला जो एंगल है मान लीजिए सपोज कीजिए 130 है, तो ये एंगल सिर्फ कितना आएगा 50 आएगा। तो देखिए इसका जो सम है ना वो तो आ रहा है 230, यानी क्या आ गया ग्रेटर देन 180। और इधर वाला सम देखो कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 130। आया कि नहीं आया, यानी ये क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये क्या है लेस देन 180। तो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट्स कहता है कि जिस ऑब्लिक लाइन, एक ऑब्लिक लाइन जो कि दो लाइन को कट कर रही है उसके ऊपर फॉल है, तो इस लाइन के एक ही साइड जो इंटीरियर एंगल है, यानी ये भी इंटीरियर है ये भी एंगल, लेकिन जिधर क्या होगा दोनों एंगल का सम लेस देन 180 होगा, यानी लेस देन टू राइट एंगल्स होगा। टू राइट एंगल कहेंगे तो भी 90 प्लस 90 क्या होता है 180 होता है। तो जिधर ये वाला लेस देन 180 होगा उसी डायरेक्शन में उन लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो एक दूसरे को मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और दूसरी वाली साइड में वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या कर रही है इस पॉइंट पे कट कर रही है, इनको भी ले लीजिए आप। जब इसको और आगे एक्सटेंड करोगे तो ये लाइनें भी आपस में एक पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी। तो यही आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है। ठीक है, अब इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज करेंगे जब हमें पूछा जाएगा कि ये दो लाइंस है वो पैरेलल है या नहीं है, आप पता कीजिए। तो क्या करना होगा कि आपको चेक करना है इंटीरियर एंगल का सम, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अगर इधर भी दोनों का सम 180 आ रहा है इधर भी 180 आ रहा है, आपका एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है इधर भी 180 180, तो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आता है ना, इसका मतलब है ये दोनों लाइन कैसी है एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब है कि दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है, वो दोनों हमेशा बराबर है, तभी तो वो क्या हो गई एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट भी हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को फर्स्ट बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, अपनी एक्सरसाइज 5.1 इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू और फॉल्स में आपका आंसर होना चाहिए। ये जो है ना ये सारे अपने जो एग्जाम्स या पोस्टुलेट्स जो हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट है, उस वो कह रहा है कि केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं इन्फिनिटी मेनी लाइन कैन फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इन्फिनिटी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, अगर यहां पर आपका दो पॉइंट कह दिया होता तो आपको पता है इनके बीच में सिंगल और सिंगल यानी कि केवल एक यूनिक लाइन पास हो सकती है, इसलिए ये क्या आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग आपके पास पॉइंट हैं, तो उनसे आप यूक्लिड की अपनी पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है केवल और केवल एक लाइन पास हो सकती है, ए यूनिक लाइन पास फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जबकि ये क्या कह रहा है इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका मतलब ये भी फॉल्स है आपको। ठीक है, थर्ड देखिए, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन द बोथ डायरेक्शन इंडेफिनेटली, बिल्कुल राइट है। कोई भी अपनी जो लाइन होती है उसको अपन दोनों साइड इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मींस दिस इज ऑल्सो a true statement, a true postulates of the Euclid। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, if two circles are equal then the radii will be equal। आपके पास दो सर्कल हैं और वो दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी जो रेडियई थी वो मान लीजिए कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसकी भी जो रेडियई होगी वो भी कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अगर दोनों रेडियस दोनों सर्कल इक्वल है तो रेडियई इक्वल होगी, दोनों रेडियई इक्वल है तो दोनों सर्कल
इक्वल यानी कि कोइंसाइड हो सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आपने ट्रू और फॉल्स में जवाब दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो डेफिनेशन पर रिलेटेड है। नंबर अपना सेकंड देखिए, उसमें आपके कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, तीसरा है लाइन सेगमेंट, सर्कल और स्क्वायर। इसके बारे में आपको डेफिनेशन बतानी है और साथ साथ ये बताना है कि इनको डेफिनेशन बताने से पहले क्या आपको कोई और डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, d1 d2 d3, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। यानी कि अगर दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना लाइंस के बीच की, वो हमेशा इक्वल रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा वो लाइंस होगी पैरेलल होगी जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उनको इन्फिनिटी तक हम बढ़ा लें तो भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, साथ में आपको डेफिनेशन भी शो हो रही है। तो इससे पहले अब आप समझिए इसको, लाइन लाइन क्या होती है। तो देखिए लाइन है ना, इसका मतलब है लाइन कैन बी एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन। ये तो आपने पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है, एक लाइन को हम इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक लाइन को हम इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ क्या होती है, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक होती है। उसकी लेंथ है वो फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपकी लाइन। और लाइन सेगमेंट का जो पार्ट होता है वो होता है, सॉरी, लाइन का जो पार्ट होता है वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। यानी हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। ये आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट। वो भी कब आएगा, जब आपको लाइन की डेफिनेशन पता है। इस लाइन में तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, जबकि लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। अब तो पैरेलल लाइन आपको समझ आ गया, दो लाइन है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की अगर बात करें, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहां पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर्कल की। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है फिक्स पी ओ, एक पॉइंट यहां पर है पी। तो ये अगर टू डायमेंशन स्पेस में इस प्रकार से वो जाए कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहे, तो ये जो P का जो पाथ है वो कहलाता है लोकस ऑफ द पॉइंट P इज कॉल्ड सर्कल। अगेन मैं डेफिनेशन क्लियर करूं तो यहां पे शो हो रहा है आपके, ए पॉइंट P मूव्स इन द टू डायमेंशन स्पेस सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ये जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या रह रही है, फिक्स रह रही है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज कॉल्ड सर्कल। द फिक्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो फिक्स है वो कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल। वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड दिस फिक्स पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो ओ पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम बात करें स्क्वायर की। डायग्राम आपको अच्छे से याद होगा, बहुत बार पढ़ा हुआ है, हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं स्क्वायर जो होता है ना वो ऐसे पैरेललोग्राम होता है, या यूं कहूं हम आप एक क्वाड्रिलेटरल पर बात कर लें तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, all four sides are equal, each and every point is 90 degree, each and every angle is 90 degree। ठीक है, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट जो वर्टिसेस को मिलाने वाले, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो कहलाता है आपका स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ इसी एक्सरसाइज का, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी
आपके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और पॉइंट सी यहां पर बीच में कहीं पे है, ठीक है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसका मतलब क्या हो गया, ये सी इनका क्या है, मिड पॉइंट है। देन अपने को प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए जो अपने को गिवन कंडीशन है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी। नंबर सेकेंड, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। नंबर 3, आप क्या प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो प्रूफ हम क्या देंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो दिया है, जो आपके स्टार्टिंग, आप कह सकते हो ए बी कोई एक लाइन सेगमेंट है, या आप कह दीजिए लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप 2 पार्ट में बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं ए सी प्लस, अब आपको सी बी को हटाना है, तो देखिए सी बी लिखूं या बी सी लिखूं, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी इक्वस टू ए सी प्लस। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें ए सी के साथ कौन है, ए बी है, यानी कि बी सी नहीं है। तो आपको बी सी को रिमूव कहां से करना है, ये वाला यूज करना है। बी सी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ए सी, यहां पे लिख दीजिए बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहां पर आपने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, कितना हो गया, 2ac हो गया। तो 2 जो ac के साथ मल्टीप्लाई वाला है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ac इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। 5th क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में अगर आते हैं ना तो ये 4th और 5th बहुत बार रिपीट होते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, गिवन है आपके ए सी इज इक्वल टू बी डी, प्रूफ करना आपको ये वाला ए बी इक्वल करना है सी डी के, ठीक है। तो हम हमारा 3rd पॉइंट जो है, हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। प्रूफ देंगे, क्या देंगे, जो उसने गिवन कंडीशन दी है उसको यूज करें, ए सी इक्वल टू बी डी, ये आपने गिवन कंडीशन है। अब देखिए भाई, AC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और BD के लिए क्या करना पड़ेगा, BC प्लस CD करना पड़ेगा। तो यहां लिख दिया BC प्लस CD, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं। AC के लिए लिखा आपने AB प्लस BC, और BD के लिए लिखा आपने BC प्लस CD। अब देखिए, आप दोनों तरफ BC है, इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल है, थिंग है, तो आप कट कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज योर राइट आंसर। और यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, अगर आपने वो पोस्टुलेट अगर ढंग से पढ़ा है, नहीं अगर थोड़ा क्लियर है तो थोड़ा वीडियो को पीछे बैक लेकर के या मेरे लास्ट वीडियो में जाकर के जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कहता है कि 5th पोस्टुलेट को थोड़ा सा आप अपने इजी वे में आप कैसे समझाएंगे या कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये आपका 2 लाइंस हैं, ठीक है, उनको एक लाइन कट कर रही है। तो इस तरफ जो इंटीरियर एंगल बने हैं वो है एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2। इधर जो इस लाइन के एक ही साइड है, ये वाला है एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। और आपने ये कहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो ग्रेटर देन 180 है, क्लियर है कि नहीं। और अगर हम बात करें एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या है, लेस देन 180 और लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये दोनों लाइनें हैं, वो दोनों लाइन किस तरफ एक्सटेंड करने पर मिलेगी, जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ क्या होता है, एंगल का सम 180 से कम होता है, लेस होता है। तो इनको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इन लाइन को, तो ये लाइन जब एक्सटेंड होगी तो डेफिनेटली एक जगह पे जाकर के कट होगी, तो आप अपने ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। देखिए, आप चाहो तो एंगल्स की वैल्यू भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा,
ये वाला मान लीजिए 110 हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा 70। तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो कितना मिल रहा है आपको 190। और इन दोनों का जो सम अगर बात करें तो ये कितना मिल रहा है 170 डिग्री। तो ये 180 से एक तरफ लेस होगा और एक तरफ मोर होगा, तो जिधर कम होगा उसी डायरेक्शन में वो दोनों लाइंस मिलेगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो उसमें यही पूछा गया है कि वो जो दोनों यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करता है, क्या उससे पैरेलल लाइन की कोई डेफिनेशन निकलती है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, उनको एक ऑब्लिक लाइन कट करे, तो देखिए ये वाला मैं यही नाम दे रहा हूं, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा, लेस देन और मोर देन नहीं होगा। एंगल 3 प्लस 4 जो होगा ना, यहां पे दे रहा हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी क्या होगा 180। अगर ये दोनों सम यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, if the sum of two interior angle in the same direction in the same side is 180, then the line will be parallel to each other. For example, ये आपका 100 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये वाला मान लीजिए आप 70 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम करो, तो 100 प्लस 70 यहां कितना आ जाएगा, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो वो कह रहा है कि डज द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स एग्जिस्ट फॉर द पैरेलल लाइंस, क्या वो पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करता है, या आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशन के बारे में या उनके बारे में आप बता सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, अब वो कैसे, देखिए अगर ये दोनों लाइन, अभी तक हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है, उनको एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, और इंटीरियर एंगल जो है ना, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए सेम साइड इज इक्वल टू 180। यहां पे अब लेस देन या मोर देन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वल टू 180 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल लाइन है। यहां पर देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 इनका भी सम कितना आना चाहिए 180, यानी इन दोनों एंगल का भी सम 180 आना चाहिए और इन दोनों का सम भी 180 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एंगल है आपके 120 डिग्री, तो ये अपने आप ही कितना डिग्री हो जाएगा 60 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा, 180 इनका सम हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। और ये यहां पर 120 है, तो यहां पर भी कितना मिलेगा आपको 60 डिग्री मिलेगा, और इधर वाला जो एंगल मिलेगा वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो आप देखिए इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 180 डिग्री, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और इन दोनों का सम करोगे आप 60 प्लस 120, तो भी आपको कितना मिलेगा 180 मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स हैं वो पैरेलल लाइन के लिए बिल्कुल एग्जिस्ट करता है।